हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 6 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है, राष्ट्रपति ऐसी परिषद एवं उसकी संरचना तथा प्रक्रिया द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को परिभाषित कर सकता है। अगला है, इसे सरकारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था। अगला है, प्रधानमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान है। राष्ट्रपति यदि किसी भी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि ऐसा परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है तो वह ऐसी परिषद का गठन करता है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति ऐसी परिषद एवं उसकी संरचना प्रक्रिया द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रगति को परिभाषित कर सकता है। देखिए, इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी और उसके आधार पर इसकी स्थापना की गई है। जनवरी 1988 में RS सरकारिया ने अपनी रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट की है, उसके आधार पर इसकी स्थापना की गई है। तो ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 263 के अंतर्गत ये आता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी सही है। प्रधानमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। वहीं राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में इसके प्रशासक, जहां पर विधानसभा नहीं होती है वहां पर इसके प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही है। तो आंसर है आपका पहले का डी, यानी 1, 2 और 3। दूसरा प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही है। पहला है, भारतीय संविधान स्वयं घोषणा करता है कि देश की शासन व्यवस्था में निदेशक सिद्धांत मौलिक हैं। भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधार पर रखी गई है। भारतीय संविधान ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक में विभाजित किया है। देखिए, आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। संविधान स्वयं यह घोषणा करता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन भी यहां पर बिल्कुल सही है। मिनर्वा मिल्स मामला जो आपका 1992 में था, यानी 1980 में जो मिनर्वा मिल्स मामला केस हुआ था, तो उस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात क्लियर कर दी थी। वहां पर कहा है भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधार पर रखी गई है। तो ये मिनर्वा मिल्स केस 1980 में जो हुआ है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बात बोली है। उस आधार पर आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है। तीसरा वाला कथन अगर हम बात करें तो संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों में किसी भी प्रकार का कोई वर्गीकरण नहीं है। वो तो हमने बाद में अपना बना लिया है। हालांकि उनकी सामग्री और दिशा के आधार पर इन्हें हमने 3 वर्गों में डिवाइड कर लिया है, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। लेकिन संविधान में वास्तव में इनका कोई वर्गीकरण नहीं है। तो यहां पर आपका इस हिसाब से तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर आपका केवल 1 और 2 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है सेकंड का भी, केवल 1 और 2। तीसरा प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित अनुच्छेद पर विचार कीजिए। यहां कहा गया है, मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहें। निम्नलिखित में से किसने ऊपर उद्धृत विचार प्रकट किया है? MN रॉय, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। देखिए, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी कई सदस्य ऐसे थे जिन्होंने उनकी दृष्टि का अनुसरण किया था। वर्षों पहले 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में लिखते हुए उन्होंने भारत के संविधान के ऊपर, यानी भारत के संविधान के ऊपर उन्होंने जो आपके ऊपर उद्धृत विचार हैं ये प्रकट किए थे यंग इंडिया पत्रिका में। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का सी वाला। चौथा प्रश्न है अब आपका, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। संविधान सभा के लिए चुनाव
वर्ष 1945 में आयोजित हुए। संविधान सभा का प्रारूप निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक सभा द्वारा तैयार किया गया, जिसे संविधान सभा कहा जाता है। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया था, लेकिन यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा के सभी सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। देखिए, पहला वाला कथन आपका गलत है। संविधान सभा के लिए चुनाव वर्ष 1946 में आयोजित हुए थे। संविधान सभा का गठन भारत के संविधान के निर्माण के लिए किया गया था और ये संविधान का प्रारूप निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक सभा द्वारा तैयार किया गया, जिसे संविधान सभा कहा गया। तो यहां पर सेकंड वाला सही है। संविधान सभा को संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया, लेकिन यह लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन सही है। चौथा वाला कथन आपका जो है गलत है। संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम का चूंकि लीड कर रही थी स्वतंत्रता संग्राम को, तो इस वजह से आप ये देखेंगे यहां पर संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, लेकिन कांग्रेस के खुद कई तरह के राजनीतिक समूहों और विचारों को इसमें शामिल किया गया था। संविधान सभा में कई सदस्य ऐसे भी थे जो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे और कांग्रेस से सहमत भी नहीं थे। सामाजिक दृष्टि से भी सभा में विभिन्न भाषा समूहों, जातियों, वर्गों, धर्मों और व्यवसायों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व मौजूद था। हालांकि सबसे ज्यादा संख्या जो थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों की ही थी। तो यहां पर आपका केवल सेकंड और थर्ड कथन सही है। तो आंसर है आपका चौथे का। यहां पर चौथे का जो आंसर होगा वो है, यहां पर पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो आंसर होगा आपका बी वाला। केवल 1 और 4 सही नहीं है। 5वां प्रश्न है आपका, फजल अली आयोग के अनुसार राज्यों के पुनर्गठन की किसी भी योजना में जिन कारकों को ध्यान में रखा जा सकता है वे कौन कौन से हैं? पहला है देश की एकता और सुरक्षा का अनुरक्षण तथा संरक्षण, भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता, वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क, प्रत्येक राज्य के साथ पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना बनाना और उसे बढ़ावा देना। फजल अली आयोग का गठन वर्ष 1953 में किया गया था। आयोग ने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर भाषा को व्यापक रूप से स्वीकार किया, लेकिन इसने एक भाषा एक राज्य सिद्धांत के इस जो एक भाषा और एक राज्य वाला सिद्धांत जो था इसको खारिज कर दिया। इसने 4 प्रमुख कारकों की पहचान की जिन्हें राज्यों के पुनर्गठन की किसी भी योजना में ध्यान में रखा जा सकता था। इसमें आपका पहला वाला बिल्कुल सही है, देश की एकता और सुरक्षा का अनुरक्षण तथा संरक्षण, भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता। इसके अलावा यहां पर है वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क, प्रत्येक राज्य के साथ पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना बनाना और उसे बढ़ावा देना, चौथा भी है। तो यहां पर आपका चारों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 5वें का डी, 1, 2, 3 और 4। 6वां प्रश्न है आपका, एसआर बॉम्बईवाद 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने उन स्थितियों को सूचीबद्ध किया जहां अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी होती हैं? त्रिसंघ विधानसभा, कुशासन, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए संवैधानिक निर्देशों की अवहेलना, सख्त वित्तीय अनिवार्यता या नियम। एसआर बॉम्बईवाद 1994 में सर्वोच्च न्यायालयों की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाया, जिसमें कुछ प्रतिबंधों को आरोपित करते हुए अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकारों की मनमानी को खारिज कर दिया गया। इस निर्णय से यह निष्कर्ष निकला कि राष्ट्रपति की राज्य सरकार को बर्खास्त करने की शक्ति निरपेक्ष नहीं है। निर्णय में यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों द्वारा सहमति प्राप्त करने के बाद ही अधिकार है, यानी राष्ट्रपति को अगर दोनों सदनों से सहमति मिल जाती है उसके बाद ही राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए अधिकार है। तो ये बात बोली गई। तब तक अगर मान लीजिए अगर दोनों सदनों से अनुमति नहीं मिली है तब तक राष्ट्रपति केवल विधानसभा से संबंधित संविधान के प्रावधानों को निलंबित करके ही विधानसभा को निलंबित कर सकता है। ये बात यहाँ पर कही गई है। इसमें आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है कि यदि विधानसभा चुनाव के बाद कोई भी दल बहुमत सिद्ध न कर पाए, या फिर हम इसे कह सकते हैं अन्य शब्दों में त्रिसंघ विधानसभा की स्थिति हो, तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लग सकता है। सेकंड वाला जो कथन है ये आपका सही नहीं है, कुशासन वाला सही नहीं है। राज्य में कुप्रशासन या मंत्रिपरिषद के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप या राज्य में वित्तीय संकट की स्थिति को यहां पर काउंट नहीं किया जाता है। इसमें राष्ट्रपति शासन लगाना उचित नहीं है बल्कि अनुचित है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत है।
तीसरा वाला कथन जो है ये आपका सही है। यदि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए किसी संवैधानिक निर्देश को राज्य सरकार मानने से इनकार कर दे तो भी यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना उचित है। अगला चौथा वाला है सख्त वित्तीय अनिवार्यता नियम। देखिए यहां पर चौथा वाला जो कथन है ये भी गलत है। अभी मैंने बताया था आपको दूसरा और चौथा कथन के बारे में बताया था कि राज्य में कुप्रशासन या मंत्रिपरिषद के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप या राज्य में वित्तीय संकट की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाना उचित नहीं है बल्कि अनुचित है। तो यहां पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है यहां पर छठवें का ए, केवल 1 और 3। 7वां प्रश्न है आपका संविधान के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। पहला है संविधान बुनियादी नियमों की एक श्रृंखला प्रदान करता है जो समाज के सदस्यों के बीच न्यूनतम समन्वय का अवसर देता है। संविधान तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। संविधान सरकार को समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने और एक न्यायपूर्ण समाज के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण करने में सक्षम बनाता है। देखिए पहला वाला कथन आपका सही है। संविधान जो है बुनियादी नियमों की एक श्रृंखला प्रदान करता है जो समाज के सदस्यों के बीच न्यूनतम समन्वय और विश्वास का अवसर देता है। तो यहां पर पहला वाला सही है। संविधान ये निर्दिष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है, यह तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यह सरकार को समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने और न्यायपूर्ण समाज के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण करने में भी सक्षम बनाता है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी यहां पर सही है। यहां पर आपका तीनों ही कथन सही है। तो आंसर है आपका डी, 7वें का डी, यानी 1, 2 और 3। 8वां प्रश्न है अब आपका भारतीय संघ के राज्यों के चौगुना वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। भाग ए के राज्यों में विधायिकाओं के साथ 9 पूर्ववर्ती रियासतें शामिल थीं। भाग बी के राज्यों में ब्रिटिश भारत के 9 तत्कालीन गवर्नर प्रांत शामिल थे। भाग सी के राज्यों में ब्रिटिश भारत के तत्कालीन मुख्य आयुक्त के प्रांत और कुछ पूर्ववर्ती रियासतें शामिल थीं। वर्ष 1950 में संविधान में भारतीय संघ के राज्यों का 4 गुना वर्गीकरण शामिल था, जिसके तहत ए, बी, सी और डी कुल मिलाकर इनकी संख्या जो होती है उस समय 29 थी। ऐसे करके 29 राज्य बन रहे थे। यानी कि ये अपने 1950 का संविधान लागू होने से पहले की बात है। पहले की स्थिति क्या है उसके बारे में पूछा गया है। तो यहां पर भाग ए जो है ये सही नहीं है। भाग ए राज्यों में ब्रिटिश भारत के 9 तत्कालीन गवर्नर प्रांत शामिल थे। यानी कि इसमें ब्रिटिश भारत के 9 तत्कालीन गवर्नर प्रांत भाग बी में नहीं बल्कि भाग ए में शामिल थे। भाग बी की अगर हम बात करें तो भाग बी के राज्यों में विधायिकाओं के साथ 9 पूर्ववर्ती रियासतें शामिल थी। यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर 1 और 2 कथन स्वैप हो गया है। तो यहां पर सेकंड वाला कथन भी आपका गलत है। तीसरा वाला कथन यहां पर सही है। भाग सी राज्यों में ब्रिटिश भारत के तत्कालीन मुख्य आयुक्त के प्रांत और कुछ पूर्ववर्ती रियासतें शामिल थीं। तो यहां पर आपका केवल तीसरा वाला कथन सही है। तो आंसर है 8वें का सी। 9वां प्रश्न है अब आपका भारत के असममित संघवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। भारतीय संघवाद संवैधानिक रूप से असममित रहा है। कुछ इकाइयों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए असममित संघवाद को रूपरेखा प्रदान की गई। भारतीय संविधान के एकात्मक पूर्वाग्रह के बावजूद एक ही संघ के भीतर विभिन्न उप इकाइयों को कानूनी स्थिति और विशेषाधिकारों के बीच संवैधानिक रूप से अंतर्निहित उल्लेखनीय अंतर है। भारतीय संघवाद संवैधानिक रूप से असममित रहा है। तो आपका पहला वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। कुछ उप इकाइयों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संविधान की रचना में लगातार इस बात का ख्याल रखा गया कि इन इकाइयों के साथ अद्वितीय संबंध बने रहें और उन्हें विशेष दर्जा प्रदान किया जाए। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी सही है। जैसे आपका अनुच्छेद 371A है तो इसके तहत उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। ये जो अनुच्छेद है न केवल नागालैंड में पहले से मौजूद नियमों को वैधता प्रदान करता है बल्कि आप्रवास पर प्रतिबंधों के माध्यम से स्थानीय पहचान की भी रक्षा करता है। तो ऐसे कई अन्य राज्य भी हैं जहां पर विशेष प्रावधान रखे गए हैं। तो ये सब असममित संघवाद के दायरे में आती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 9वें का सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। 10वां प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, टी कृष्णामाचारी, जी बी मावलंकर, जवाहरलाल नेहरू।
प्रारूप समिति संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण थी और इसका गठन 29 अगस्त 1948 को किया गया था। इस समिति को नए संविधान का प्रारूप तैयार करने का काम सौंपा गया था। इसमें टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा इसमें N. गोपालास्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। इसके अलावा इसमें N. माधवराव राव ने एक B.L. मित्तर करके व्यक्ति थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था स्वास्थ्य कारणों से, B.L. मित्तर, तो उनकी जगह ये आए हैं, यानी ये B.L. मित्तर की जगह ये आए हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी सही है। T.T. कृष्णामाचारी, इन्होंने एक व्यक्ति थे D.P. खेतान, तो D.P. खेतान की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी 1948 में, तो उस वजह से फिर T.T. कृष्णामाचारी को इसमें शामिल किया गया। तो यहां पर आपका तीसरा वाला भी सही है। G.B. मावलंकर और जवाहरलाल नेहरू वो इसमें शामिल नहीं थे। G.B. मावलंकर संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, लघु समिति जो बनी थी, उसके अध्यक्ष थे। ये संविधान सभा, विधायी और अंतरिम संसद जो थी और पहली लोकसभा जो हुई है आपकी, उसके ये अध्यक्ष भी थे। तो यहां पर आपका चौथा वाला गलत है। जवाहरलाल नेहरू 3 प्रमुख समितियों के अध्यक्ष थे, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्य समिति। तो ये इसमें शामिल नहीं थे, यानी G.B. मावलंकर और जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल नहीं थे। तो आपका सही आंसर है 10वें का C, केवल 4 और 5। 11वां प्रश्न है अब आपका, पूर्वोत्तर परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही है। पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्र के सामयिक और आर्थिक विकास के लिए कार्यकारी निकाय है। प्रधानमंत्री परिषद का पदेन अध्यक्ष होते हैं। देखिए यहां पर बात करें पूर्वोत्तर परिषद की, तो हाल ही में सरकार ने अभावग्रस्त क्षेत्रों को विकसित करने के लिए पूर्वोत्तर परिषद के बजट से 30% राशि आवंटित करने का निर्णय लिया है। यह जो है वर्ष 2002 में संशोधित पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक सलाहकार निकाय है। यानी यहां पर कार्यकारी निकाय नहीं है, बल्कि ये एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है, इसलिए ये सांविधिक सलाहकारी न्याय है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र के इसमें 8 राज्य शामिल हैं, यानी इसमें आपके 7 सिस्टर्स राज्य और 7 सिस्टर का एक ब्रदर, सिक्किम इनका भाई बोला जाता है। तो इसमें 8 राज्य शामिल हैं। पदेन अध्यक्ष यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, ना कि प्रधानमंत्री। यानी केंद्रीय गृह मंत्री जो होते हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष जो होते हैं वो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास राज्य मंत्री होते हैं। और सदस्य सभी 8 राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत 3 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करना। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी गलत है। यहां पर ना तो एक सही है और ना ही दूसरा, तो आंसर है आपका 11वें का डी, यानी 11, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 12वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोविंद बल्लभ पंत के बारे में सही नहीं है। वह वर्ष 1937 में संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने प्रेम सभा नामक एक संगठन की स्थापना की। वह अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल के पक्ष में थे। गोविंद बल्लभ पंत का जन्म सितंबर 1887 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। इन्होंने वर्ष 1937 से लेकर 1939 के बीच संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इसके अलावा 1946 से लेकर 1946 से लेकर 1954 के बीच में ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, और 1955 से लेकर 55 से लेकर 61 के बीच में ये केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। 1957 में इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। तो यहां पर आपका पहला कथन बिल्कुल सही है। काशीपुर में उन्होंने प्रेम सभा नामक एक संगठन की स्थापना की है, जिसने विभिन्न सामाजिक सुधारों की दिशा में काम करना शुरू किया। इस दौरान इस संगठन ने ब्रिटिश सरकार को करों का भुगतान न करने के कारण एक स्कूल को बंद किए जाने से भी बचाया। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। थर्ड वाला कथन आपका ये गलत है। गोविंद बल्लभ पंत जो हैं ये सदैव अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल के खिलाफ रहे और ये मानते थे कि ये कदम समुदायों को विभाजित करेगा। तो यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। केवल थर्ड वाला सही नहीं है, तो आंसर है 12 का बी, केवल थर्ड। 13वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना उचित होगा। राज्य में कुशासन, राज्य में गंभीर वित्तीय संकट, त्रिशंकु विधानसभा।
देखिए एक ही प्रश्न है लेकिन इसको घुमाकर यहाँ पर फिर से पूछ लिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बई मामले 1994 में उन परिस्थितियों को सूचीबद्ध किया जहां अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता है। उचित किन किन परिस्थितियों में होगा? पहली बात, उचित होगा राज्य में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति हो, यानी मान लीजिए विधानसभा के आम चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ हो, त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति हो, तो वहां पर यह उचित होगा। जबकि राज्य में कुशासन या फिर राज्य में गंभीर वित्तीय संकट के आधार पर यह लगाना, राष्ट्रपति शासन लगाना, यह सर्वदा अनुचित श्रेणी में आएगा। तो यहां पर उचित के बारे में पूछा गया कि कब उचित होगा, त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में यह उचित होगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है 13 का सी, केवल थर्ड। 14वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है भारतीय उदारवाद सामाजिक न्याय और सामुदायिक मूल्यों की मांगों के ऊपर व्यक्तियों के अधिकारों को महत्व देता है। परंपरागत उदारवाद हमेशा सामाजिक न्याय से संबद्ध होता है। उदारवादी राज्य व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करता है। देखिए भारतीय उदारवाद हमेशा सामाजिक न्याय से संबद्ध होता है और संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान इसका सबसे अच्छा उदाहरण भी है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि भारतीय उदारवाद सामाजिक न्याय और सामुदायिक मूल्यों की मांगों के ऊपर व्यक्तियों के अधिकारों को यहां पर महत्व देता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा जो संविधान है, भारतीय उदारवाद जो है वो सामाजिक न्याय से संबद्ध है। ये जो ऊपर विशेषता लिखी हुई है, ये शास्त्रीय उदारवाद की विशेषता लिखी हुई है और शास्त्रीय उदारवाद सामाजिक न्याय और सामुदायिक मूल्यों की मांगों के ऊपर व्यक्तियों के अधिकारों को महत्व देता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला जो कथन है ये भी सही नहीं है। देखिए यहां पे लिखा हुआ परंपरागत उदारवाद हमेशा सामाजिक न्याय से संबद्ध होता है। नहीं, जब हम किन्हीं परंपराओं का पालन करते हैं तो आपने देखा होगा जो परंपरावादी होते हैं अक्सर उनके मन में कुछ ही किसी वर्ग को लेकर, किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष को लेकर उनके मन में पहले से पूर्वाग्रह या रूढ़िवादिताएं बनी हुई होती हैं। तो अगर वो कोई व्यक्ति ऐसी रूढ़िवादिताओं से या पूर्वाग्रहों से ग्रसित होगा तो क्या उससे हम अपेक्षा कर सकते हैं कि वो सामाजिक न्याय कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यहां पर सामाजिक न्याय की बात सोचना बेमानी है। तो परंपरागत उदारवाद में ये सामाजिक न्याय से संबद्ध नहीं है, यानी इसमें कुरीतियां होती हैं। तो इस वजह से परंपरागत उदारवाद जो है सामाजिक न्याय से संबद्ध नहीं माना गया है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। तीसरा वाला कथन यहां बिल्कुल सही है, उदारवादी राज्य व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करता है। तो थर्ड कथन आपका बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 14 का डी वाला, केवल थर्ड। 15वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। अधिकांश सिविल मामलों में भारतीय कानून एक समान संहिता का पालन करते हैं। भारत में व्यक्तिगत कानूनों का उल्लेख समवर्ती सूची में किया गया है। देखिए पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, भारतीय कानून अधिकांश सिविल मामलों में एक समान संहिता का पालन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है भारतीय अनुबंध अधिनियम है, नागरिक प्रक्रिया संहिता है, माल की बिक्री अधिनियम है, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम है। इन सभी में एक समान नागरिक संहिता का पालन किया जाता है। हालांकि राज्यों ने कई तरह के जो अधिनियम है उन्हें संशोधन भी किए हैं और इसलिए कुछ मामलों में इन धर्मनिरपेक्ष कानूनों के तहत भी विविधता देखने को मिलती है। हाल ही में कई राज्यों ने समान मोटर वाहन अधिनियम 2019 द्वारा शासित होने से इनकार कर दिया। जैसे आपने देखा वो कुछ मामलों में क्या है, कुछ राज्य लिबर्टी दे देते हैं किसी एक वर्ग विशेष को, तो ये भी देखने को मिलता है। इस वजह से भारत में व्यक्तिगत कानूनों का उल्लेख जो है समवर्ती सूची में किया गया। समवर्ती का मतलब जानते हैं, इनके बारे में कानून राज्य भी बना सकते हैं और केंद्र भी बना सकते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट की स्थिति में वहां पर केंद्र का कानून ही प्रभावी होगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है 15 का सी वाला, 1 और 2 दोनों। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आज का वीडियो मॉर्निंग में नहीं आ पाया किसी कारणवश, हालांकि आपको शाम के समय मिल जा रहा है। आगे से वीडियो आपको डेली 9 बजे ही मिलेगा। देखिए मैं प्रयास यही करता हूँ वीडियो मिस ना हो, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ परिस्थितियां आ जाती हैं जब लेक्चर नहीं ले पाता हूँ, तो उस स्थिति में आगे पीछे हो सकता है, वरना इसका टाइम 9 बजे का फिक्स है। आप में से ही कुछ अभ्यर्थियों ने पूछा था कि क्या सर इसके नोट्स बनाने हैं। इसके कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको अभ्यास करना है। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थियों ने यह भी कमेंट किया था कि सर आप टॉपिक बता दिया कीजिए। देखिए टॉपिक बता के अगर हम आपको पढ़ाएंगे तो एक वही हो जाएगा जैसे एनसीईआरटी चला रहे हैं हम लोग। एनसीईआरटी में क्या चैप्टर पता होता है, आपको पता है 6 चैप्टर हुआ है, 7 के एमसीक्यू आएंगे, 8 के आएंगे, आप पढ़ लेते हैं
उसे कर लेते हैं। एग्जाम में ऐसे थोड़ी ना आता है, एग्जाम में तो रैंडमली आता है, कहीं से भी टॉपिक उठकर आ जाता है, कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। तो आपको आदत डालनी पड़ेगी। तो मैं आपको कोई ये नहीं बताऊंगा कि आज फलाने टॉपिक से पूछे जाएंगे, आज फलाने चैप्टर से पूछे जाएंगे, नहीं। आप इसे ऐसे समझें कि आप एग्जाम का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं और ये जो प्रश्न है यूपीएससी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। उस हिसाब से अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी नॉलेज भी गेन होगी, आपका जो अभ्यास है उसमें भी सुधार आएगा और आप प्रीलिम्स भी निकाल पाएंगे। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। आप लोग पढ़ते रहिए, अपने मन में जो भी डाउट, क्वेरी जो भी है वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए।